वो 10 जनवरी 2006 की एक ठंडी रात थी। विक्टोरिया रोड हमेशा की तरह खामोश था। शहर का वो इलाका अरेना क्लब, यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से वो इलाका जितना पॉश समझा जाता था, मुझे वो इतना ही डरावना और रहस्यमय इलाका लगता था। एक खौफ आता था मुझे इस इलाके से, ख़ास तौर पर उस पुल से जिसे विक्टोरिया ब्रिज के नाम से जाना जाता था। मगर ये मेरी मजबूरी ही थी कि मुझे हफ्ते के 3 दिन इसी रास्ते पर से गुजरना पड़ता था। मैं मोनिका शंकर हूँ, जो फरवरी की 14 तारीख को अपना सरनेम बदलने वाली थी। आज 10 फरवरी की रात थी। मैं हमेशा की तरह अपने मिडनाइट रेडियो शो संगम का सफ़र के लिए 20 मिनट लेट हो गई थी। एक तो मिडनाइट रेडियो शो, ऊपर से विक्टोरिया रोड के इलाके में, ये जॉब मैं बिल्कुल ना करती अगर मुझे आरजे बनने का शौक़ ना होता, वरना विक्टोरिया रोड पर आने के बाद तो मेरी हालत ख़राब हो जाया करती थी। राम राम करके किसी तरह मैंने 10:90 पर रेडियो स्टेशन पर चेक इन किया और वहाँ रचित हमेशा की तरह मेरे इंतज़ार में रेडियो स्टेशन के आसपास चक्कर काट रहा था। मैं और रचित पिछले 1 साल से संगम का सफ़र शो कर रहे थे। प्यार अगर सोचने समझने के बाद किया जाता तो शायद मैं भी ये बता देती कि मुझे उससे कब प्यार हुआ था। हेलो, मेरी होने वाली मिसेस, रचित मुझे देखते ही बोला। रचित के चेहरे पर एकदम ही मुस्कुराहट उमड़ आई। रचित मेरा होने वाला पति और साथ साथ में आरजे भी था। हेलो, इंतज़ार कर रहे थे ना आप मेरा? मत किया करें मेरा इंतज़ार, मैं तो हमेशा ही 10-15 मिनट लेट हो जाती हूँ। आप तब तक शो को स्टार्ट कर लिया करें, हमारे शो के बॉस वैसे भी बड़े नाराज़ रहते हैं। शो देर से शुरू करने और समय से 10 मिनट पहले ख़त्म करने पर मैं रिसेप्शन पर एंट्री करते हुए उससे बोली थी, अच्छा अब नहीं करूँगा तुम्हारा इंतज़ार, 14 फरवरी तो वैसे भी करीब है ना। रचित की आवाज़ में बहुत अपनायत थी। मुझे उनकी आवाज़ से मोहब्बत थी और उनसे इश्क। कितना मज़ा आएगा ना जब ये सरप्राइज़ न्यूज़ हम अपने फैंस को सुनाएंगे कि हम 14 फरवरी को शादी करने जा रहे हैं। जल्दी से स्टूडियो चलो, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है। आज की थीम तैयार करके लाए हो ना? आप स्टूडियो की तरफ जल्दी से चलते हुए मैंने उससे पूछा। हाँ, थीम बड़ी ज़बरदस्त तरह की है, बहुत मेहनत से तैयार की है। वैसे एक बात तो है, हमारे फैंस को संगम का सफ़र से मोहब्बत हो ना हो, इसके 2 फेक कैरेक्टर राज और श्रद्धा से तो इश्क सा हो गया है। क्यों, सही कहा ना? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट उनके इश्क का बुखार तो इस कदर बढ़ गया है कि ये जानने के बावजूद भी कि वो दोनों कैरेक्टर काल्पनिक हैं, वो उनकी कहानी को रियल समझने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। पर आज तो सब और भी ज़्यादा यकीन करने लगेंगे राज और श्रद्धा के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद कि हम दोनों बहुत जल्द एक नए रिश्ते में गांठ लगाने जा रहे हैं। रेडियो शो संगम का सफ़र सफल हो चुका है। इससे पहले मैं उनकी बात का जवाब दे पाती, रचित ने एक रोमांटिक गीत शो पर चला दिया और हम दोनों दोबारा अपनी बातों में लग गए। रचित, मुझे विक्टोरिया रोड रास्ते और ख़ास तौर पर उस पुल से बहुत डर लगता है। क्यों भला, ऐसा क्या है? आप भी मेरी ये बात सुन सुनकर परेशान हो गए होंगे ना, पर मैं क्या करूं, वहाँ कोई तो ऐसी चीज़ है जो मुझे अपनी तरफ खींचती भी है और डर भी दिलाती है। रोज़ की तरह आज भी मैंने एक बार फिर अपने अंदर छुपा उस रास्ते का डर रचित के सामने जाहिर किया। क्यों डरती हो तुम उस जगह से? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, वो तो बहुत शांत जगह है, वहाँ पर कैसा डर भला। और ये तो अच्छा ही है कि तुम आज फिर वापसी पर मेरे साथ ही चलोगी। वैसे भी आज हमारी यहाँ आखिरी रात है, इसके बाद 14 फरवरी तक हम नहीं मिल सकेंगे और ना ही संगम का सफ़र अब कर सकेंगे। सही कह रहे हैं आप। वैसे बड़े दिल वाले हैं हमारे घर वाले, जिन्होंने हमें आज का आखिरी शो करने दिया, वरना शादी से कुछ दिन पहले तो किसी के घर वाले मंगेतर जोड़े को कभी मिलने ही नहीं देते। हमारे घर वालों को हम पर पूरा विश्वास है। असल में तभी तो हम आज यहाँ हैं। वैसे तुमने एक बात नोट की है मोनिका? कौन सी बात? यही कि तुमने मुझे कभी भी आई लव यू नहीं कहा। जब भी कहा सिर्फ यही कहा कि मुझे आप अच्छे लगते हैं, पर कभी सीधे मुँह से तुमने प्यार का इजहार नहीं किया। उफ रचित, आपने मुझसे कितना कठिन सवाल कर लिया है। मेरे अंदर आज तक हिम्मत ही ना हो सकी थी कि मैं रचित के सामने उन्हें आई लव यू कह देती। मैं एक पल के लिए तो दंग हो गई, फिर कहने लगी, हेडफोन्स लगा लीजिए रचित कानों में। पर मेरी बात का जवाब तो दो मोनिका। रचित मुझसे कुछ कह रहे थे लेकिन मैं हेडफोन लगा चुकी थी, इसलिए उनकी बात ना सुन सकी। और इस खूबसूरत गीत के ख़त्म होने के साथ अब हम लिए चलते हैं आपको फिर से प्रोग्राम की तरफ। और फिर प्रोग्राम के अंत में रचित ने बोलना शुरू किया। फेसबुक पर आप सबके कमेंट्स देखकर, आपके मैसेजेस पढ़कर, आपका प्यार देखकर हमने ये तय कर लिया है कि राज और श्रद्धा की इस बातचीत के बाद हम डंके की चोट पर एक खुशखबरी का ऐलान जल्द ही करने जा रहे हैं। पर इसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतज़ार और फिर वही बैकग्राउंड म्यूज़िक। बारिश की बूंदों की रिमझिम और म्यूज़िक एक बार फिर चला दी गई। आप तो बड़े बावले साबित हुए राज साहब। प्यार करने वालों को भला कोई एक दिन होता है मोहब्बत?
अपने इजहार के होने के लिए 14 फरवरी जैसी तारीख का इंतज़ार नहीं करती। प्यार का इजहार तो किसी भी दिन किसी भी पल किया जा सकता है। फिर वही दिन इंतज़ार मोहब्बत का दो प्यार करने वालों के लिए 14 फरवरी का दिन बन जाता है। समझे आप? मेरे मुंह से निकले शब्द अब राइटर के लिखे शब्द न थे। रचित भी ये शब्द सुनकर हक्का बक्का रह गए। अब क्या कहेंगे आप? अब मज़ा आएगा इन्हें तंग करने में। बहुत तंग कर लिया इन्होंने मुझे, अब मेरी बारी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा की तरह आज भी मुझे तुम्हारा इंतज़ार ही करना पड़ेगा। ये इंतज़ार सदियों जैसा क्यों होता है? भगवान, ये शब्द उनके खुद के थे, किसी स्क्रिप्ट राइटर के ना थे, क्योंकि ये इंतज़ार होता है और इंतज़ार तो करना पड़ता है। हम इंतज़ार करना कभी छोड़ नहीं सकते, और ख़ास तौर पर किसी के इजहार मोहब्बत का। मेरी नज़रें सिर्फ रचित पर थीं और रचित की मुझ पर। हम एक दूसरे में खो चुके थे। अगर मैंने इंतज़ार करना छोड़ दिया और इस दुनिया से तुम्हारा इजहार सुने बगैर चला गया तो बहुत रोगी, तुम समझी? उनकी आवाज़ में मोहब्बत थी और बातों में धमकी। मैं रह ना पाई और कह बैठी, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे रचित। आई लव यू, आई रियली लव यू। प्लीज़ ऐसा मत कहिए। सारी बातें रेडियो पर जा चुकी थीं और सारे सुनने वालों ने एक शब्द सुन लिया था। इजहार मोहब्बत डंके की चोट पर किया जा चुका था। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी ये सोचने के बाद कि मेरे कहे सारे शब्द ऑन एयर जा चुके हैं। मैं दम साधे अपनी कुर्सी पर जैसे ढह गई। रचित ने श्रोताओं के लिए एक सॉन्ग चला दिया, फिर अपने हेडफोन हटाकर कुर्सी पर अपने दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाकर टेक लगाई। मुझे मुस्कुराकर देखने लगे जैसे उनका कोई मकसद पूरा हो गया हो। आई लव यू टू मोनिका, मेरे कानों से हेडफोन हटाकर कहने लगे। आप बहुत बदतमीज़ हैं रचित, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। भला इस तरह करवाता है कोई किसी से इजहार मोहब्बत? बात मत करें आप मुझसे। मैं सर नीचे करके बैठ गई। मोनिका, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इजहार भी होता है, और जहाँ इजहार ना हो वो मोहब्बत अधूरी रहती है, कुछ कमी सी रह जाती है। इसमें मैं तुम्हारे नेचर को अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी होने वाली मिसेस रचित। मुझे पता था तुम कभी इजहार मोहब्बत करने वाली नहीं हो, इसलिए मुझे तरीका अपनाना पड़ा। वैसे आज तुमने मेरे यकीन को और पक्का कर दिया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। उनकी ये बातें सुनकर मैं कुर्सी से फ़ौरन उठ गई, उनके गले लग गई। मुझे नहीं पता कि उस टाइम मुझे क्या हुआ था। बस उन्हें खोने का डर मुझे अंदर मार देता था। रचित, मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा, आपको कसम है मेरी। मैं उनके गले पहली बार लगी थी। जब उन्होंने मुझे खुद से लगाया तो मैंने खुद को बहुत सुरक्षित पाया। तुम्हारी कसम, तुम्हें कभी अकेला नहीं करके जाऊँगा। वो मुझे स्टूडियो में गले लगाकर अपने प्यार का यकीन दिलाने लगे। वो गाना ख़त्म होने वाला है, हमें संगम का सफ़र अंत भी करना है। मैंने खुद को न चाहते हुए भी उनसे दूर की और अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गई। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं संगम का सफ़र में। आपको इंतज़ार करवाए बगैर हम आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि मैं और मोनिका फरवरी की 14 तारीख को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हम शादी कर रहे हैं। रचित ने हमारी शादी का ऐलान आखिरकार कर दिया। जी हाँ, और उसके साथ साथ ये भी बताते चले कि आज का शो हमारा आखिरी शो है। संगम का सफ़र हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। रचित की बातों को मैं आगे लेकर बढ़ी और ये बात कहना सही होगा कि संगम के सफ़र ने रचित और मोनिका को एक करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाया है। ख़ास तौर पर इसमें जन्म लेने वाले दो अहम रोल राज और श्रद्धा ने, जो यकीनन हम दोनों ही थे। ये हमारा भले आखिरी शो है, मगर हम नहीं तो हमारे बाद कोई और इस सफ़र को ज़रूर आपके लिए जारी रखेगा। आपको हमारे बाद कोई और राज और श्रद्धा मिल जाएंगे जो कल को संगम का ये सफ़र जारी रखेंगे, और ये सफ़र कभी ख़त्म ना होने पाएगा। रचित ने मुस्कुराते हुए मुझे बोलने का मौका दिया। दिलों की सरजमीन को तर होने के लिए किसी रिमझिम की ज़रूरत कहाँ होती है। इश्क जब दोनों तरफ हो तो ये आग का दरिया भी मोहब्बत की बरसात बनकर बरसने लगता है। ये थी संगम का सफ़र की टैगलाइन, जो कभी बदली ना जा सकी, क्योंकि हमें ये लाइंस दोहराने की आदत सी हो गई थी। जाते हुए मैं इतना कहूँगी कि हमारे आगे की ज़िंदगी के लिए आप सबकी शुभकामनाओं की हमें बहुत ज़रूरत है। हमें दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय। और फिर हमने संगम का सफ़र और राज और श्रद्धा को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज 14 फरवरी की रात थी, हमारी शादी की रात। मेरे हाथों पर रचित के नाम की मेहंदी रची थी और मेरी धड़कनों पर उनके नाम की सांसें दम ले रही थीं। शादी के फेरों के बाद मैं मोनिका रचित बन गई थी। विदाई हो चुकी थी और अब हम दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे, मगर आज एक बार फिर मुझे उस डरावने पुल का सफ़र करना पड़ा। अपनी शादी वाली रात को भी पता नहीं रास्ता मेरी ज़िंदगी का हिस्सा अब तक क्यों बना रहा। हम विक्टोरिया ब्रिज पर पहुंच चुके थे। ट्रैफिक ज़रा भी जाम नहीं थी। इन दिनों शादियां रात देर तक हुआ करती थीं। रात के 2 बज रहे थे। वो मेरा हाथ पकड़े बैठे थे, जबकि मेरे मुंह पर पूरी तरह से घूंघट था।
इतने में सामने से एक ट्रक आ गया जो रॉन्ग वे पर चला आ रहा था और हमारी फूलों से सजी गाड़ी उससे जा टकराई। गाड़ी ट्रक के से टकराने के बाद विक्टोरिया ब्रिज से नीचे गिर गई जहाँ पर रेल की पटरी थी और कच्ची आबादी। मेरी आँख खुली तो मेरे आसपास अजीब और गरीब तरह की चीज़ें थीं, दवाइयों की बदबू, ECG मशीन और मेरे हाथों में लगी ड्रिप। मैं अस्पताल में पड़ी थी। आँख खोलते ही मेरे दिमाग में विक्टोरिया रोड की धुंधली सी तस्वीर उभर आई। हमारी शादी की रात थी, मैं गाड़ी में बैठी थी और रचित मेरा हाथ थामा हुआ था। मैंने अपने हाथों में लगी ड्रिप निकाल फेंकी और पूरे अस्पताल में रचित रचित चिल्लाने लगी। नर्स मुझे पकड़ने लगी पर मैं होशो हवास खो चुकी थी। मैंने अपने अब कुछ दूरी पर अपने और रचित के घर वालों को फूट फूट कर रोते हुए देखा तो दौड़कर उनके पास चली गई। मेरी जान, मेरी मोनिका, तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बच्ची को बचा लिया। मेरी माँ मुझे गले से लगाकर कह रही थी, रचित कहाँ है? कहाँ है मेरा रचित? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? मेरे रचित कहाँ है? मैंने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया पर किसी ने मेरे सवाल का जवाब न दिया। इतने में मेरे सामने से एक मुर्दे को ले जाया जा रहा था जिसके मुंह के ऊपर चादर थी। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे इस चादर को हटा दिया तो देखा कि वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे रचित का था, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं थे। मैं तो अपनी शादी की पहली रात ही विधवा हो गई थी। शादी की पहली रात ही मेरा घर उजड़ गया था। मेरी तो सांसें भी मुझसे छीन ली गई थी, कुछ नहीं बचा था मेरे पास। शादी के बाद के जो सपने हमने साथ देखे थे, हमारा हनीमून, हमारे बच्चे, सब कुछ चकनाचूर हो गया था। बस ज़मीन फटने की देर थी जिसमें मुझे समा जाना था। अगले दिन लोग मुझे दिलासे देकर जाने लगे जबकि वो खुद भी जानते थे कि उनके दिलासे मेरे लिए कुछ ना कर पाएंगे। मेरी परीक्षा के दिन शुरू हो गए थे जो जुदाई के दिनों से कहीं ज़्यादा दर्दनाक और जानलेवा थे। मुझे घर से बाहर निकलने की अनुमति ना दी गई। मैं आज अपने ससुराल में मौजूद थी। रात के 1 बजे जब सब सो गए थे तब मेरी नंद ने मेरे कहने पर मेरी मदद की और चोरी छुपे अपने ड्राइवर के साथ मुझे वहाँ भेज दिया जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल गुजारे थे। संगम का सफ़र, स्टूडियो, माइक, हेडफोन, रचित की कुर्सी। मैनेजर साहब ने बताया कि हमारे जाने के बाद कोई भी संगम का सफ़र और स्टूडियो में जगह न ले सकेगा। मुझे अब भी इस स्टूडियो के चप्पे चप्पे से रचित की खुशबू आ रही थी। उनका मेरी तरफ देखना, मुझे अपनी सुरक्षा में रखना, मुझे अपने गले से लगाना। शायद भगवान जानता था कि रचित मुझसे मिलने से पहले ही जुदा हो जाएंगे, इसलिए शादी से पहले मुझे उन्होंने महसूस करवा दिया। मैं बहुत बुरी तरह से रो देती अगर थोड़ी देर और भी इसी स्टूडियो में रहती, इसलिए मैं वहाँ से बाहर आ गई। मैंने मैनेजर साहब और बाकी सारे लोगों से अपना मुंह छुपाया हुआ था। एक बार फिर ज़िंदगी मुझे इस रास्ते पर ले चली जहाँ से मुझे बहुत डर लगता था और सही भी आता, खौफ भी आता था। इस रास्ते ने मुझे रचित से जुदा किया, हमारे संगम के सफ़र में रुकावट बना। इस रास्ते के लिए मैं जितनी बद्दुआएं करूं कम है। अब मैं पुल की उस जगह पर आ गई थी जहाँ से हमारी गाड़ी नीचे गिरी थी। पहले तो मैं पुल के ऊपर खड़े होकर देखने लगी, फिर कुछ देर बाद पुल के नीचे उतरकर उसी जगह चल पड़ी जहाँ हमारी गाड़ी गिरी थी। इस जगह से मुझे इतनी नफरत थी। आज मैं इस जगह के बीचों बीच खड़ी थी, मनहूस जगह। इस हादसे को सिर्फ एक ही दिन गुजरा था, इसलिए हमारी गाड़ी भी वहाँ से अभी तक उठाई ना गई थी। मैंने इजहार मोहब्बत तो कर दिया था रचित, फिर आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? झूठे हैं आप, धोखेबाज हैं आप, मेरे नाम की झूठी कसम खाई आपने। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, पर ऐसा तो तब होगा ना जब मैं ज़िंदा रहूँगी। मैं भी खुद को मार दूँगी। नहीं रहना मुझे आपके बगैर इस दुनिया में। ये संगम का सफ़र है जो सिर्फ सांस का काम नहीं करता। सांसें तो मरने के बाद हमारा साथ छोड़ जाती हैं। ये आत्मा का काम करता है, एहसास का काम करता है। अगर हमारे जानने वाले हमसे बिछड़ जाएं तो उनकी मोहब्बत भरी आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। ये शब्द तो रचित के थे, मुझे तो ये शब्द भी नहीं याद। फिर ये मुझे सुनाई क्यों दे रहे थे? मैंने नज़रें उठाकर इधर उधर देखा। पता नहीं मेरा ख्याल था कि हकीकत रचित मुझे पीछे से मेरे पास आते दिखाई दे रहे थे। वही शादी वाली शेरवानी पहनकर मेरे पास आ रहे थे। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? मुझे अपनाना चाहती हो ना? मैं हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो ना? वो मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगे, आप जिंदा है ना रचित? चले मेरे साथ, घर वाले बहुत खुश होंगे आपको देखकर। उन्हें देखकर तो मेरे जैसे मुर्दा शरीर में जान आ गई और मैं उनके गले लग गई, ठीक उसी तरह जिस तरह संगम के सफ़र के आखिरी दिन लग गई थी। मगर ये क्या हुआ, उनके गले लगने के चक्कर में मैं तो खुद अपने आप को ही छू गई। मैं वापस नहीं जा सकता मोनिका, मैं तो सिर्फ यहाँ दिलासा देने आया हूँ तुम्हें। बस मेरे लिए प्रार्थना करना, अगर मुझे हासिल करना है तो मेरे लिए 2 कुर्बानियाँ देना। तुम कभी खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करोगी, ना ही कभी मरने की दुआ करोगी, और दूसरा काम तो तुम वैसे भी नहीं करोगी, तुम कभी शादी नहीं करना।
मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा उस दुनिया में। उनकी ये आखिरी शब्द सुनते ही जैसे वो वहाँ से गायब हो गए, या पता नहीं मैं अपने ख़्यालों से वापस निकल आई, पर मैंने वहाँ उन्हें देखा, उन्हें महसूस किया और उनकी बातें सुनी। उनकी वो एक आखिरी मुलाकात और उनकी बातें ही मुझे मिलन की उम्मीद दे गईं, जीने का सहारा दे गईं। आज मैं 40 साल की मोनिका हूँ, जिसकी दुनिया भर ने शादी करवाना चाहिए, पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर मैं हूँ तो सिर्फ रचित की, मैं सिर्फ उन्हीं का विधवा बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। अब मुझे सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार है, जो भगवान की मर्ज़ी से ही आती है। वो जब चाहे देगा, तभी हमारा ये संगम का सफ़र पूरा हो जाएगा और हमारी मोहब्बत की अधूरी कहानी पूरी हो जाएगी। हम एक हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।